Hi guys, you are watching Pharmacist Tayyib official YouTube channel and I am Pharmacist Tayyib। तो अगर आप पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो जल्दी से जो नीचे सब्सक्राइब कर दें और ये सोशल मीडिया के जो मेरे ऑफिशियल अकाउंट्स हैं उनके नाम दिए गए हैं नीचे, उनकी आईडीज़ हैं, इनको जाके लाइक कर लें, फॉलो कर लें। कोई भी आपका सवाल हो आप इन अकाउंट्स पे जाके मुझे मेंशन करके आप पूछ सकते हैं या वीडियो के नीचे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई नई वीडियो की सजेशन देनी वो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से सवाल कर सकते हैं। तो आज आप देख रहे हैं जी, आज के लेक्चर का टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर इमल्शन। उम्मीद है कि आपने अब तक इमल्शन का जो लेक्चर नंबर 11 है पार्ट 1 देख चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा तो पहले जाके वो देखें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। इसका इमल्शन लेक्चर नंबर 11 पार्ट 1 पहले देखें, उसके बाद ये पार्ट 2 यानी कि काम का है और आपको समझ आएगा। तो मेन हेडिंग जो है इसकी वो है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हम देखने जा रहे हैं कि वाटर इन ऑयल, ऑयल इन वाटर इमल्शन को कैसे कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। आज देखते हैं इसकी सब हेडिंग कौन कौन सी हैं जी। सबसे पहले हम एक टेस्ट पढ़ेंगे, वो है डाइसोल्युबिलिटी टेस्ट। दूसरा है डाइल्यूशन टेस्ट। तीसरा है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन मेथड। चौथा फ्लोरेसेंस टेस्ट। पांचवें वाला कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। ये 5 टेस्ट हम मेजर कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे और इन हर टेस्ट से हम हमारे एक ही पर्पस है पढ़ने का कि हम आइडेंटिफाई कर सके हमारा इमल्शन वाटर इन ऑयल है या ऑयल इन वाटर है। उसके बाद जैसे पार्ट 1 में मैंने आपके साथ वादा किया था कि आपको कैलकुलेशन सिखाऊंगा कि ये जो ड्राई गम वेट गम में हमें 4 पार्ट 2 पार्ट 1 पार्ट, जो 4 पार्ट ऑयल का लेना, 2 पार्ट वाटर का लेना है, 1 पार्ट गम का लेना है, इसे कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो आज की वो कैलकुलेशन भी इसके अंदर शामिल है, उसे भी जरा तवज्जो से सुनिएगा ताकि आपको किसी भी फॉर्मूलेशन के बारे में कैलकुलेट करना आसान होगा। इसके अलावा पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 4 चीज़ें बताई थी जो गम, वाटर, ऑयल के अलावा हैं। उसमें प्रेजर्वेटिव थे, एंटीमाइक्रोबियल थे, 2 और थी इमल्सिफाइंग एजेंट थे, एक्सिलरी इमल्सिफायर थे। तो उनमें से हम 2 चीज़ें आज पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजर्वेटिव के बारे में पढ़ेंगे, प्रेजर्वेशन के बारे में कंप्लीट डिटेल से पढ़ेंगे और नेक्स्ट हम एंटीऑक्सीडेंट के हवाले से जो है पढ़ेंगे। पार्ट 1 में भी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, आज पार्ट 2 में एक और एग्जांपल पढ़ेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मार्केट में या जो फार्मासिस्ट को जो एग्जांपल्स आनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन या आपका इंटरव्यू हो रहा है कहीं, तो आपको हर डोजेज फॉर्म की 1 ना 2 एग्जांपल जो है वो हर हाल में आनी चाहिए कि ये एग्जांपल है, इसकी ये कंपोजिशन है, इसे ऐसे बनाना है हमने। तो इसलिए मैंने आज के लेक्चर में, आज के पार्ट में एक और एग्जांपल ऐड की है। लास्ट में वो एमसीक्यूज देखेंगे हम। पहले जी हम बगैर किसी डिले के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहला टेस्ट हमने पढ़ना है डाई सोलबिलिटी टेस्ट। प्रोसीजर क्या है इसका कि हमने स्मॉल क्वांटिटी लेनी है वाटर सोलबल डाई की। वो मिथाइलिन ब्लू हो सकता है या ब्रिलियंट ब्लू, FCF। इसको हमने क्या करना है, इस स्मॉल क्वांटिटी वाटर सोलबल डाई को, जिस इमल्शन को हमने चेक करना है उसके ऊपर डस्टिंग करनी है इस डाई की। फिर हम माइक्रोस्कोप के नीचे उसका रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट 2 तरह के होंगे, या तो डाई जो है वो डिस्पर्स मीडियम के अंदर डिसॉल्व हो चुकी होगी या फिर क्लम्प बन के सरफेस पे पड़ी हुई होगी। अगर डाई जो है वो डिसॉल्व होके डिस्पर्स मीडियम में डिसॉल्व हो गई है, कौन सी डाई थी, वाटर सोलबल डाई थी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारा डिस्पर्स मीडियम है वो वाटर है, एक्सटर्नल मीडियम जो है वो वाटर है, एक्सटर्नल फेस जो है वो वाटर है। अगर एक्सटर्नल फेस वाटर है तो हम उसकी टाइप बता सकते हैं, वो इमल्शन क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा। दूसरा रिजल्ट क्या आ सकता है कि वो डाई जो है वो वाटर सोलबल होने की वजह से बाज इमल्शन के अंदर वो कलम्स बना ले। जब माइक्रोस्कोप के नीचे हम देखेंगे तो पूरा कलर तो नहीं आ रहा, लेकिन जो ग्लोब्यूल्स हैं उसके अंदर कलर आ रहा है। तो ग्लोब्यूल्स के अंदर कलर आ रहा है, डाई कौन सी है, वाटर सोलबल, तो ग्लोब्यूल्स किसके हुए, वाटर के। तो हमें टाइप बताना आसान है कि इमल्शन जो है वो वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। आए आपको भी दिखाता हूँ माइक्रोस्कोपिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ये देखें, ऐसे माइक्रोस्कोप के नीचे आपको नजर आएगा राइट साइड पे वाटर इन ऑयल इमल्शन आपको नजर आ रहा है। हमने जो वाटर सोलबल डाई यहाँ इस्तेमाल की वो एमारैंथ डाई इस्तेमाल की। तो क्या हुआ, जो डॉट्स हैं वो कलर्ड हुए हैं, जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कलर्ड हुए हैं। तो ड्रॉपलेट्स कलर हुए हैं तो कलर क्या, वाटर सोलबल है, तो ड्रॉपलेट्स क्या हुआ, वाटर हो गए, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन। दूसरी कंडीशन लेफ्ट तरफ आप आ जाएं
तो आप देखेंगे कि बैकग्राउंड जो कलर हो गया, तो डाई क्या है, वाटर सोलुबल है, तो बैकग्राउंड क्या होगा, वाटर हो गया, यानी कंटिन्यूस फेस क्या होगा, वाटर होगा, डिस्पर्स मीडियम क्या होगा, वाटर हो गया, एक्सटर्नल फेस क्या होगा, वाटर होगा। तो टाइप बता सकते हैं ऑयल इन वाटर जी। तो जिस तरह वाटर सोलुबल डाई है ना, एमरैंथ डाई, हमने पूरा प्रोसीजर पढ़ा, इसी तरह हम ऑयल सोलुबल डाई भी इस्तेमाल करते हैं, स्कारलेट। इसमें क्या होता है, इसमें जब हम डस्ट करते हैं उसी तरह हमने थोड़ी सी अमाउंट जो है वो ऑयल सोलुबल डाई की एमल्शन के ऊपर डस्ट कर देनी है। माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो अगर ड्रॉपलेट्स कलर्ड हो रहे हैं तो क्या मतलब, ये ऑयल सोलुबल है ना, तो ड्रॉपलेट्स अगर कलर हो रहे हैं तो जो ड्रॉपलेट्स हैं डिस्पर्स फेस वो ऑयल है, तो इमल्शन क्या होगा, ऑयल इन वाटर होगा। अगर पूरा बैकग्राउंड जो है वो कलर हो रहा है और ये क्या है हमारे पास ऑयल सोलुबल डाई है, तो पूरा क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम क्या हो गया, ऑयल है, ऑयल सोलुबल डाई है। तो ऑयल सोलुबल डाई पूरा डिस्पर्शन मीडियम को कर रहा है, तो जो डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, ऑयल होगा। तो हमारे पास टाइप क्या बन जाएगी, वाटर इन ऑयल जी। तो नेक्स्ट दूसरा हम मेथड देखते हैं, डाइल्यूशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इमल्शन को वाटर ऐड करके उसको डाइल्यूट करते हैं, इससे भी हम टाइप जो है वो ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल डिटरमाइन कर सकते हैं। इस तरह हमने इमल्शन तैयार कर लिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड और उसके ऊपर पानी डाल देना है। अगर तो वो ऑयल इन वाटर होगा, क्या होगा, वो पानी उसके अंदर हल हो जाएगा, इमल्शन की जो है वो सेपरेशन नहीं होगी। यानी अगर वाटर कंटिन्यूस फेस है तो वाटर के साथ डिल्यूट करने पर वो इमल्शन खराब नहीं होगा, वो वाटर उसके अंदर क्या होगा, अच्छी तरह हल हो जाएगा, फ्रीली मिक्स हो जाएगा उसके साथ। तो हम ऐसी टाइप को क्या कहेंगे, ऑयल इन वाटर। लेकिन अगर मिक्स नहीं होता वाटर, वो सेपरेशन उसकी जो लेयर्स हैं, टू इमिसिबल लेयर्स हैं, वो अलग होना स्टार्ट हो जाती है वाटर के ऐड करने से, तो हमारा जो इमल्शन है वो वाटर इन ऑयल है। क्योंकि ऑयल अगर कंटिन्यूस फेस होगी, डिस्पर्शन मीडियम होगी, तो क्या होगा, ऑयल ज्यादा मिकदार में मौजूद है और वो डिस्पर्शन मीडियम है, और वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, फेस सेपरेशन हो जाएगी। तो इस तरह हम इससे भी इजीली टाइप फाइंड कर सकते हैं। ये देखें, फ्यू ड्रॉप्स हमने इमल्शन ले लेना है, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स वाटर ऐड करने हैं। अगर तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, वाटर उसके अंदर मिक्स होगा, यूनिफॉर्मली हल होगा, तो वो ऑयल इन वाटर है। इसका मतलब था कि वाटर उसकी कंटिन्यूस फेज पहले थी, इमल्शन और वाटर डालने से वो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर वो वाटर सेपरेट हो जाता है, एक लेयर बना लेता है, उसका मतलब जो कंटिन्यूस फेज वो ऑयल थी और वाटर इन ऑयल इमल्शन था। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कंडक्शन मेथड। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करके देखेंगे। इस मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रोड लेते हैं, इलेक्ट्रोड का एक जोड़ा लेते हैं, उसको एक एक्सटर्नल सर्किट उसमें लगा देते हैं, बल्ब लगा देते हैं, ताकि हमें पता चले अगर जब सर्किट क्लोज होगा तो वो बल्ब क्या होगा, ग्लो करेगा। हम इस जो एक यानी कि दो इलेक्ट्रोड बनाए हैं, उसके साथ एक्सटर्नल सर्किट लगाया, इसको हम उठा के दोनों इलेक्ट्रोड्स को इमल्शन के अंदर रख देते हैं। तो दो रिजल्ट्स आएंगे। पहला रिजल्ट ये होगा कि बल्ब ग्लो कर जाएगा। बल्ब ग्लो करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि इमल्शन में से करंट पास हो गया। इमल्शन में से करंट क्यों पास होगा, अगर इमल्शन की कंटिन्यूस फेस वाटर होगी तो करंट पास होगा। तो करंट पास होने से हमें उसकी कंटिन्यूस फेस का पता चल गया कि इस इमल्शन में से अगर वो करंट पास हुआ है तो उसका मतलब कंटिन्यूस फेस वाटर है। करंट पास होने की निशानी ये है कि जो बल्ब है हमारा वो ग्लो कर जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा और इमल्शन की टाइप क्या होगी, वाटर इन ऑयल। दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये होगा, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, इसका मतलब कि करंट फ्लो नहीं किया, इसका मतलब कि कंटिन्यूस फेस जो है वो वाटर नहीं है। अगर वाटर नहीं है तो क्या है, ऑयल है। तो इमल्शन की टाइप क्या हो जाएगी, वाटर इन ऑयल। ये देखें, ये बिल्कुल एक्सटर्नल सर्किट है, दो इलेक्ट्रोड हैं, उसके साथ बल्ब लगाया हुआ है, दोनों इलेक्ट्रोड उठा के हमने इमल्शन के अंदर रख दिए हैं। तो अगर तो इमल्शन में से करंट पास होगा तो ये सर्किट क्लोज हो जाएगा और ये बल्ब ग्लो करे। सर्किट क्लोज होने का मतलब कि सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और वो बल्ब ग्लो करेगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में से कहते हैं कि सर्किट क्लोज मतलब कि वो बल्ब ग्लो कर रहा है, इसमें से कनेक्शन नहीं होती, करंट पास नहीं हो सकता, तो उसका मतलब उसका कंटिन्यूस फेस जो है वो वाटर नहीं, ऑयल है, तो वाटर इन ऑयल इमल्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, फ्लोरिसेंस टेस्ट। सबसे पहले फ्लोरिसेंस का समझ लें। फ्लोरिसेंस ये होती है कि जब किसी कंपाउंड पर हम लो इंटेंसिटी की रेज डालते हैं तो वो कंपाउंड क्या करे, उस लाइट को ऑब्जॉर्व कर ले, उस रेज को ऑब्जॉर्व कर ले और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करके, उस रेज की जो एनर्जीज हैं वो उसको ऑब्जॉर्व करके हायर ऑर्बिट में चले जाएं और फिर कुछ वक्त के बाद वो इलेक्ट्रॉन जब वापस अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में आएंगे
तो क्या होगा, फिर एनर्जी निकलेगी, यानी लाइट का एक सोर्स नजर आएगा हमें, चीज चमकती हुई नजर आएगी। तो ऐसे कंपाउंड को हम फ्लोरिसेंट कंपाउंड कहते हैं और इस फिनोमेना को फ्लोरिसेंस कहते हैं। तो इसमें बेसिक प्रिंसिपल ये है, जो ऑयल है ना, कोई भी ऑयल अगर हम इमल्शन में डाल रहे हैं, वो ऑयल यूवी लाइट के अंदर जो है फ्लोरिसेंस शो करता है, यानी लाइट इस पे यूवी लाइट पड़ेगी, ये लाइट अब्सॉर्ब करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन हाई ऑर्बिट में जाएंगे, फिर वो जब लोअर ऑर्बिट में वापस आएंगे तो वो कुछ एनर्जी इमिट करेंगे जो फ्लोरेसेंस की शक्ल में हमें नजर आएगी। लेकिन वाटर नहीं करता फ्लोरेसेंस, क्यों? वाटर के अंदर से बिल्कुल गुजर जाती है लाइट और ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस नहीं करता। तो इससे भी हम टाइम मालूम कर सकते हैं, कैसे? नंबर एक, अगर वाटर इन ऑयल इमल्शन है, यानी कि कंटिन्यूस फेज हमारे पास वाटर है, तो क्या होगा, हम जब यूवी लाइट उसमें से पास करेंगे तो हमें छोटे छोटे डॉट्स नजर आएंगे। वो डॉट्स क्यों नजर आ रहे हैं? कंटिन्यूस फेज वाटर है और ग्लोब्यूल्स या ड्रॉपलेट्स क्या है? ऑयल है। वो ऑयल में एबिलिटी है कि फ्लोरेसेंस करें, तो वो ऑयल ड्रॉपलेट्स की सूरत में है, इसीलिए हमें यूवी लाइट उसके अंदर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में नजर आएगी, छोटे छोटे स्पॉट्स की नजर में नजर आएगी। तो हमें पता चल जाएगा ऑयल किस फेज में है, डिस्पर्स फेज में है। तो अगर ऑयल डिस्पर्स में है तो वाटर किस में होगा, डिस्पर्शन मीडियम होगा, तो टाइप क्या हो जाएगी, ऑयल इन वाटर। दूसरी कंडीशन ये है, पूरा जो जो है ना हमारा मिक्सचर वो ग्लो करना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिस्पर्शन मीडियम है वो ऑयल है, टाइप क्या होगी, वाटर इन ऑयल इमल्शन। नेक्स्ट चलते हैं जी, कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर, ये मार्केट में बना बनाया हमें फिल्टर पेपर मिलता है। ये ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में सोलुबल है, तो इससे हमें ये चीज का पता चलता है कि कंटिन्यूस फेज कौन सी है। कैसे पता चलता है? इसका जो है वो कलर चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं, ये फिल्टर पेपर कोबाल्ट क्लोराइड फिल्टर पेपर लेते हैं, इमल्शन के अंदर डिप करते हैं, इसका ओरिजिनल कलर ब्लू होता है। अगर उसके अंदर कंटिन्यूस फेज वाटर होगा, यानी वाटर ज्यादा मिकदार में मौजूद होगा, तो इसका कलर ब्लू से पिंक और बाज़ कलरलेस भी हो जाएगा। तो ब्लू से कलर चेंज हो गया, इसका क्या मतलब है कि वाटर मौजूद है। और वाटर किस फेज में मौजूद है? कंटिन्यूस फेज में, एक्सटर्नल फेज में मौजूद है। इसलिए वो पूरे का पूरा जो है वो जितना हमने डिप किया था वो सारे का सारा कलरलेस हो गया, ये ब्लू टू पिंक कलर में चेंज हो गया है। तो कंटिन्यूस फेज का हमें पता चल गया कि वो वाटर है, कलर चेंज हो गया है। तो अगर कंटिन्यूस फेज वाटर है तो इमल्शन की टाइप क्या होगी, ऑयल इन वाटर। और दूसरा रिजल्ट ये हो सकता है कि उसका कलर चेंज ही ना हो, या बहुत माइन्यूट सा उसका कलर जो है वो चेंज हो। तो उसका क्या मतलब है कि कंटिन्यूस फेज वाटर नहीं है, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि अगर वाटर होती तो कोबाल्ट क्लोराइड जो है सोलुबल है, तो वो तो कलरलेस हो जाता या पिंक कलर में चेंज हो जाता। तो अगर कंटिन्यूस फेज वाटर नहीं है तो क्या ऑयल है। अगर कलर चेंज नहीं होता तो हम इस चीज से हम रिजल्ट निकालेंगे कि जो कंटिन्यूस फेज है, जो एक्सटर्नल फेज है, वो क्या है, वो ऑयल है। और इमल्शन की टाइप क्या बन जाएगी, वाटर इन ऑयल इमल्शन जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मैंने आपके पार्ट 1 में वादा किया कि आपको कैलकुलेशन इंशाल्लाह सिखाएंगे, तो आज के पार्ट में आपको कैलकुलेशन सिखाने जा रहे हैं। सिर्फ 2 स्टेप में आप पूरी कैलकुलेशन कर सकते हैं। पहला स्टेप ये है कि हमें टोटल वेट मालूम करना है प्राइमरी इमल्शन का। इमल्शन का मेथड आपने याद कर लिया होगा उम्मीद है। तो हम इमल्शन कैसे बनाते हैं, पहले प्राइमरी इमल्शन बना लेते हैं, ऑयल वाटर और गम को मिक्स करके अपनी अपनी मेथड के हिसाब से, किसको पहले डालना है किसको बाद, वो मेथड बताएगा। लेकिन उन 3 चीजों से जो चीज बनती है उसे प्राइमरी इमल्शन कहते हैं। ऑयल वाटर और गम से जो चीज बनती है उसे प्राइमरी इमल्शन कहते हैं। तो उसका हमें वेट मालूम करना है। उसका वेट कैसे मालूम होगा, टोटल वेट ले लें कि हमें टोटल कितना बनाना है, 100 ml बनाना है, 1000 ml बनाना है, उसमें से एक्सीपिएंट का वेट जो है माइनस कर दें। तो जब आप एक्सीपिएंट का वेट माइनस करेंगे टोटल में से, तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा, प्राइमरी इमल्शन का वेट होगा। हमें तो प्राइमरी इमल्शन के अंदर पार्ट्स में दिया जाता है कि आपने 4 पार्ट ऑयल डालना है, 2 पार्ट वाटर डालना है, 1 पार्ट जो है आपने गम डालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास टोटल वेट प्राइमरी इमल्शन का आया उसमें ये चेक करेंगे कि ये जो वेट है ये पर पार्ट में कितना वेट आता है। तो हमें पता है किसी भी प्राइमरी इमल्शन के अंदर हम 4 पार्ट ऑयल ऐड करते हैं, 2 पार्ट वाटर और 1 पार्ट जो गम, यानी टोटल 7 पार्ट हमने करने हैं हर प्राइमरी इमल्शन के। तो जो हमारे पास टोटल वेट आया है प्राइमरी इमल्शन का, उसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल पार्ट्स पर, जो 7 है 7 ही होते हैं। तो वेट, जब टोटल वेट जो आया उसको डिवाइड करेंगे पार्ट्स पर, तो हमें एक पार्ट का वेट पता चल जाएगा। तो फिर अगर एक पार्ट का हमें वेट पता चल गया तो ऑयल का निकाल नहीं सकते, मल्टीप्लाई बाय 4,
वाटर का निकालना है मल्टीप्लाई बाय 2, गम का निकालना है मल्टीप्लाई बाय 1। तो आए हम इसे अब एग्जांपल से जो है ना वो हल करके दिखाते हैं आपको। लेट्स सपोज कर लें कि आपने टोटल वॉल्यूम 1000 ml बनाना है और आपके पास, ये भी सपोज कर रहा हूं कि ये 3 एक्सीपिएंट हैं। एक्सीपिएंट की एक डेफिनेशन तो ये है ना आपके माइंड में कि एक्टिव के अलावा जो भी मटेरियल वो सारा एक्सीपिएंट है। यहाँ पे क्योंकि प्राइमरी इमल्शन के अंदर ये तीनों चीजें जरूरी हैं। कौन कौन से वाली? वाटर, ऑयल और गम। उसके अलावा बाकी को मैंने एक्सीपिएंट कह दिया ताकि आपको समझ आ सके। तो एक्सीपिएंट लेट्स सपोज करते हैं इस 1000 ml के अंदर एक्सीपिएंट हमने कितने कितने डालने हैं। सिरप हमने लेट्स सपोज 100 ml डालना है। वेनिलिन हमने 40 मिलीग्राम डालना है। 40 मिलीग्राम 1000 ml में कोई खास अहमियत नहीं है इसकी। डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे तो ये 0.04 बन जाएगा। अल्कोहल 60 ml डालना है। तो मिलीग्राम को क्योंकि 40 मिलीग्राम और ये पॉइंट्स में चला जाएगा जब इसे ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे जब इस सम अप करेंगे तो मोटा मोटा सम अप कर लेंगे, यानी 100 ml है वो 60 ml 160 हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको भी ऐड करना चाहें तो कोई टेंशन नहीं, उसका क्या आएगा वो 160.04 आएगा। तो 160.04 इज इक्वल टू 160 ml। तो एक्सीपिएंट का वेट निकाल लिया। अब हमने पहला स्टेप करना है, टोटल वेट हमने प्राइमरी इमल्शन का मालूम करना है। टोटल हमारे पास कितना है 1000 ml। एक्सीपिएंट का कितना आ गया इस एग्जांपल के अंदर 160 ml। तो बाकी जो प्राइमरी इमल्शन का वेट बचा वो है जी 840 ml। 840 ml का प्राइमरी इमल्शन बनेगा, उसके अंदर ये एक्सीपिएंट पड़ेंगे और इमल्शन तैयार हो जाएगा। अब हमें दूसरा स्टेप करना है कि वेट पर पार्ट मालूम करना है। तो हमें प्राइमरी इमल्शन का वेट मालूम हो चुका है। टोटल प्राइमरी इमल्शन का वेट जो है वो 840 ml है। तो टोटल पार्ट्स भी हमें पता है। हर प्राइमरी इमल्शन में 7 पार्ट्स होने हैं, 4 ऑयल के, 2 वाटर के और 1 गम का। तो 880 ml डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो एक पार्ट की हमें वैल्यू मालूम हो जाएगी कि 840 को यानी 7 बराबर हिस्सों में अगर तकसीम किया जाए तो एक पार्ट का जो वजन बनेगा या ml में, ग्राम में, किसी में भी आप कर सकते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपने करना है। 140 ग्राम या 140 ml। ऑयल कितने पार्ट होता है 4 पार्ट, मल्टीप्लाई करते हैं 4 तो कितना हो जाएगा 480 ml। आपने इस एग्जांपल में ऑयल लेना है। वाटर 2 पार्ट लेना होता है तो एक पार्ट 120 का मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे 240 ml 240 ml आपने इस एग्जांपल में वाटर लेना है। एक पार्ट अगर आपने लेना होता है गम का तो मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 120 ml आ जाएगा। तो कितना इजी है कैलकुलेशन करना। आप इसे ऑफिशियल जो हमारी फार्माकोपी है उसमें भी अगर अप्लाई करेंगे ना इस मेथड को तो ये आपको एक्यूरेट यानी कि वैल्यू आएगी। ये सिर्फ कैलकुलेशन आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप पार्ट से निकल के एग्जैक्ट कैलकुलेशन पे आ सकें। यानी आपसे कोई सवाल कर सकता है ना वाइवे के अंदर या किसी जॉब एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन आप करने जा रहे हैं, आपको डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट रखा जा रहा है तो डिस्पेंसिंग फार्मासिस्ट से तो ये सवाल होगा कि भाई 4 पार्ट जो है वो ऑयल का क्या मतलब है, 2 पार्ट वाटर का क्या मतलब है, 1 पार्ट गम का क्या मतलब है। तो ये आप ये इजीली आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं और उसको एक सपोज की हुई एग्जांपल से आप एग्जामिनर को समझा सकते हैं। तो आइए जरा चेक करते हैं क्या टोटल बराबर हो गए। टोटल हमारे पास था 160 ml एक्सीपिएंट का, 480 ml ऑयल का, 240 ml वाटर का और 120 ml गम का। तो टोटल 1000 ml हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ये सिर्फ कैलकुलेशन है, मेथड आपने वही फॉलो करना है। वेट के अंदर हम पहले वाटर ऐड करेंगे, गम में ड्राई के अंदर आप पहले ऑयल ऐड करेंगे। बाकी कैलकुलेशन सबके लिए सेम है, वेट और ड्राई दोनों के लिए सेम है। नहीं, नेक्स्ट चलते हैं, प्रेजर्वेटिव पढ़ते हैं हम इमल्शन में। प्रेजर्वेटिव डालने क्यों जरूरी है? क्योंकि इमल्शन के अंदर वाटर मौजूद है और इसके अलावा जैसे भी हमने सपोज किया उसके अंदर सिरप मौजूद है। तो इससे क्या होता है कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन इमल्शन में हो सकती है, माइक्रोबियल ग्रोथ इमल्शन में हो सकती है। किस किस वजह से? नंबर 1 प्रोडक्शन के दौरान या जब हम उसे डेवलपमेंट कर रहे हैं यानी पूरा कंप्लीट प्रोसीजर किसी भी हिस्से के दौरान या जब पेशेंट इस्तेमाल करेगा तब भी हो सकती है। नंबर 2 है हमारे पास माइक्रोबियल कंटेमिनेशन का सोर्स, वो रॉ मटेरियल अगर आप इम्प्योर इस्तेमाल करेंगे किसी थक्कड़ फैक्ट्री या गंदी फैक्ट्री या लो स्टैंडर्ड फैक्ट्री से आप मंगवा रहे हैं अपना रॉ मटेरियल, तो उसके अंदर माइक्रोबियल कंटेंट होना कोई बड़ी बात नहीं। अगर रॉ मटेरियल के अंदर माइक्रोबियल कंटेंट है तो फाइनल प्रिपरेशन में भी तो माइक्रोबियल कंटेंट आएगा ही आएगा। तीसरा जो है वो पुअर सैनिटेशन, आपकी जो सफाई की कंडीशन है वो कुछ खास नहीं है, माइक्रोबियल ग्रोथ हो रही है। इंडस्ट्री के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फार्मा इंडस्ट्री के स्पेशली जो प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो नहीं कर रहे, जो भी
गाइडलाइन दी है कि हमें यूरोपियन को फॉलो करें या अमेरिकन को फॉलो, उसमें कोई नहीं है। लेकिन ये है कि सैनिटेशन अगर आप अच्छी नहीं होगी तो आपकी इन्वायरमेंट ही ड्यूरिंग प्रोडक्शन कंटामिनेशन हो सकती है इमल्शन के अंदर। तो हमें इससे बचना कैसे है? सिंपल सा हल है, रॉ मटेरियल का अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो रॉ मटेरियल अच्छी मंगवाएं जो CGMP को फॉलो करते हैं, करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को फॉलो करने वाली इंडस्ट्री से आप रॉ मटेरियल को परचेज करें और खुद भी CGMP पे अप्लाई करें। तो आपका इन्वायरमेंट, आपकी हवा जो अंदर कमरों में है, जहाँ पे आपने अपरेटिस लगवाए हुए हैं, मिक्सचर लगाया हुआ है, अपना ब्लेंडर लगाया हुआ है, अपना ग्रेनुलेटर लगाया हुआ है, तो वहाँ का इन्वायरमेंट भी आप अकॉर्डिंग टू CGMP मेंटेन रखें। इसके अलावा एक और फॉर्मुलेशन में आप चेंज कर सकते हैं कि आप उसके अंदर प्रेजर्वेटिव ऐड कर सकते हैं। तो आए देखते हैं फिर प्रेजर्वेटिव, गुड जो प्रेजर्वेटिव होता है उसकी क्या खसूसियत होगी। नंबर 1, लेस टॉक्सिक होना चाहिए। ये ना हो हमने जो इमल्शन के अंदर तो साइड इफेक्ट नहीं आ रहे, उसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट में उसके साइड इफेक्ट इतने नहीं है जितने प्रेजर्वेटिव के, तो लेस टॉक्सिक होना चाहिए। नंबर 2, स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने इमल्शन को हीट करना है, उसको स्टोरेज के दौरान कोई थोड़ी टेम्परेचर में चेंज आता है तो इट मस्ट बी स्टेबल, ताकि ये ना हो सिर्फ प्रेजर्वेटिव की वजह से बाकी सारी फॉर्मुलेशन हमारी खराब हो जाए। नंबर 3, केमिकली कंपैटिबल होना चाहिए, यानी जब हम सिलेक्शन करेंगे प्रेजर्वेटिव की तो हम हर चीज देखेंगे कि हमारा इमल्शन में हम कोल्ड लिवर ऑयल डाल रहे हैं, ये वाला ऑलिव ऑयल डाल रहे हैं, साथ में ये इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं, ये चीज हम डाल रहे हैं, तो ये सारे जो इंग्रेडिएंट है मिलके क्या कहीं केमिकली उसके साथ रिएक्ट तो नहीं करेंगे? तो केमिकली नॉन रिएक्ट होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। ये ना हो कि आपने जो इमल्शन का एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो सस्ता है इस प्रेजर्वेटिव से, तो प्रेजर्वेटिव कॉस्ट इफेक्टिव आपने लेना है। इसके अलावा उसका टेस्ट, ऑर्डर, कलर का इशू नहीं आना चाहिए। अगर इशू आ रहा है तो हमारी प्रोडक्शन में पैसे ज्यादा लगेंगे, हमें इन सारे प्रॉब्लम से हैंडल करते हुए उसमें कॉस्ट ज्यादा आ जाएगी, तो फिर हमें या तो हम दवाई पेशेंट को ज्यादा महंगी बेचेंगे या फिर हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, वो प्रोडक्ट हमें बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि मेडिसिन के अंदर आप ये चीज याद रखें कि आप अपनी मर्जी की प्राइस नहीं दे सकते। आपको ड्रैब जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान या जो भी कंट्री है उसने अपनी रेगुलेटरी बॉडीज बनाई हुई हैं, उनसे पहले अप्रूव्ड जो है वो आप प्राइसेस करवाते हैं, फिर मार्केट में आप रन करते हैं। तो जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तब आपने इस हर चीज देखनी है कि ये प्रेजर्वेटिव टॉक्सिक ना हो, स्टेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और ऑर्डर टेस्ट का कोई इशू तो नहीं आ रहा इसमें। इसके अलावा जो है वो फंगल, यीस्ट और बैक्टीरिया के अगेंस्ट यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपने इस्तेमाल करना है। इसके अलावा हमारे पास गुड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है गुड प्रेजर्वेटिव की, कि वो ऑयल और वाटर दोनों फेज में इफेक्टिव लेवल ऑफ कंसंट्रेशन पे मौजूद हो। ये ना हो कि वो वाटर को तो प्रिजर्व कर रहा है इमल्शन के अंदर, ऑयल को नहीं कर रहा, तो ऑयल में ग्रोथ हो जाएगी। ऑयल को कर रहा है, वाटर में नहीं कर रहा, तो वाटर में ग्रोथ हो जाएगी। तो क्योंकि दो मेन कंपोनेंट मौजूद है, ऑयल और वाटर, दोनों को प्रेजर्वेटिव चाहिए। ऐसा प्रेजर्वेटिव चूज करना जो दोनों में कंसंट्रेशन उसकी मौजूद हो और ओवरऑल एक स्टेबल इमल्शन, प्रिजर्व इमल्शन हमारा बने। अनआयोनाइज्ड स्टेट होनी चाहिए, क्यों? ताकि ये अगर आयोनाइज्ड होगी तो ये तो क्या कहते हैं कि एंटी माइक्रोबियल के बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ है, कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट ही नहीं करवाएगा, सेल वॉल में पेनिट्रेट ही नहीं करवा पाएगा, तो कैसे उसे करेगा? तो अनआयोनाइज्ड होना चाहिए। आगे एग्जांपल देख लेते हैं प्रेजर्वेटिव की। 5 एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एसिड और उसके डेरिवेटिव, कुछ एल्डिहाइड इस्तेमाल होते हैं, कुछ फिनोलिक कंपाउंड है, क्वाटर्नरी कंपाउंड है, मर्क्यूरियल कंपाउंड है। वन बाय वन देखते हैं हम। एसिड में हमारा बेंजोइक एसिड एंटी फंगल इस्तेमाल होता है एज ए प्रेजर्वेटिव। एल्डिहाइड में फॉर्मल्डिहाइड है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। फिनोलिक कंपाउंड के अंदर फिनोल है, ग्लिसरॉल है, प्रोपाइल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोएट होता है। क्वाटर्नरी कंपाउंड के अंदर हमारे पास क्लोरहेक्सिडीन और उसका साल्ट है जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। बेंजल कोनियम क्लोराइड है, सीटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है। मर्क्यूरियल कंपाउंड की बात करें तो फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। तो इसकी सिलेक्शन किस बेस पे होनी है? जो पीछे सारे मैंने आपको अभी कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं ना, कि लेस टॉक्सिक, कॉस्ट इफेक्टिव, कंपैटिबल, नॉन रिएक्टिव, नॉन आयोनिक, उन सब को देखते हुए, फॉर्मुलेशन के साथ कंपैटिबिलिटी को देखते हुए इसमें से हम स्पेसिफिक प्रेजर्वेटिव कोई एक सा वो हम अपनी फॉर्मुलेशन में इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी। प्रेजर्वेटिव बाद दूसरा वादा आपको एंटीऑक्सीडेंट पढ़ाने का था, तो आज एंटीऑक्सीडेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले ऑटो ऑक्सीडेशन को देख लेते हैं और उसको प्रिवेंट कैसे करना है।
जाहिर बात है एंटीऑक्सीडेंट पार्ट है तो एंटीऑक्सीडेंट ही डाल के हमने प्रिजर्व करना है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, अगर फ्री रेडिकल मौजूद हो तो उससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है और वो ऑक्सीडेशन होती चली जा रही होती है उस फॉर्मुलेशन में। तो हमें इसे रोकना कैसे है, नंबर वन, ऑक्सीजन की मौजूदगी को 100% इंश्योर करना है कि वो मौजूद ना हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नंबर टू, जो फ्री रेडिकल चेन है उनको ब्लॉकर चाहिए, ब्रेकर चाहिए कि वो ब्लॉक हो सकें, वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो आगे चेन रिएक्शन स्टार्ट ना कर सकें, या रिड्यूसिंग एजेंट उसके अंदर ऐड कर दें या एंटीऑक्सीडेंट दूसरा नाम है वो ऐड कर दें। चलें एग्जांपल देखते हैं जी। गैलिक एसिड है, प्रोपाइल गैलेट है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीलेनिसोल है, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सिल टोइलिन है, अस्कॉर्बिक एसिड है, सल्फाइट है, एल टोकोफिरोल है। इन्हें आगे डिटेल में देखते हैं। तो पहले वाला जो गैलिक एसिड, प्रोपाइल गैलेट, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीलेनिसोल, ब्यूटालेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन, ये फार्मास्यूटिक्स हम अभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होता है। अस्कॉर्बिक एसिड जो है वो ओरल यूज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो इमल्शन ओरली यूज होना है। सल्फाइड ये भी ओरली यूज प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है। एल टोकोफिरोल ये भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक्स में इस्तेमाल होता है, ओरल यूज के लिए फेवरेबल है, सूटेबल है। नेक्स्ट चलते हैं जी, आपको एग्जांपल पढ़ाते हैं। एक और एग्जांपल, कल एक हमने पार्ट 1 में पढ़ी, आज दूसरी एग्जांपल पढ़ रहे हैं, कैस्टर ऑयल इमल्शन। हमारे पास एक रजीम आई है, प्रेस्क्रिप्शन आई है, आपने इस तरह से इमल्शन बनाना है कैस्टर ऑयल। उसके अंदर कैस्टर ऑयल 16 ml डालना है आपने, गम अकेशिया 4 ग्राम डालनी है, और टोटल क्वांटिटी जो 60 ml है हमारे पास, यानी जो फार्मूला बताया जा रहा है कि 60 ml 4 ग्राम, ये 60 ml बनाने के लिए इमल्शन, लेकिन बनानी कितनी हमने 120 ml बनानी है। तो 60 120 के हाफ है, यानी 120 ml बनाने के लिए सारी फॉर्मुलेशन हम डबल कर देंगे, 16 की जगह 32 हो जाएगा, 4 की जगह 8 हो जाएगा, और वाटर 16 ml की जगह 120 ml टोटल हम क्वांटिटी सफिशिएंट वाटर डालेंगे। तो फिर भी आपको कैलकुलेशन करके दिखा देते हैं। ये देखें कैस्टर ऑयल जो है 60 ml अंदर 16 ml है, और 120 ml के लिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 60, तो 32 ml ऑफ कैस्टर ऑयल ऐड करेंगे। गम अकेशिया इसी तरह 4 ग्राम है, 60 ml के अंदर 120 के लिए हम 4 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 60 इक्वल टू 8 ग्राम आ जाएगा हमारे पास। तो गम अकेशिया हमने फाइनल 120 ml बनाने के लिए गम अकेशिया 8 ग्राम लेना है, कैस्टर ऑयल हमने 32 ml लेना है। अब इसका प्रोसीजर देख लेते हैं। दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, वेट गम मेथड से भी, ड्राई गम मेथड से। मैं वेट गम आपको पढ़ा रहा हूँ, ड्राई गम लास्ट में बता दूंगा। वेट गम के अंदर हम पढ़ के आ चुके हैं, प्राइमरी इमल्शन बनाते हैं, बाद में फिर सेकेंडरी इमल्शन बनाते हैं, और वो सेकेंडरी इमल्शन इज कंप्लीट इमल्शन होता है। प्राइमरी इमल्शन के अंदर तीन चीजें लेनी है। गम अकेशिया लेना है, कितना है यहाँ पे 8 ग्राम है, कैस्टर मटार के अंदर हमने ले लेना है। उसके अंदर वेट गम है, इसलिए गम के अंदर हमने वाटर ऐड करना है जो कि 16 ml है, और अच्छी तरह टिचुरेट करना है, म्यूसिलेज बना लेना है। फिर हम कैस्टर ऑयल ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करेंगे और इसे टिचुरेट करते रहेंगे यहाँ तक कि क्रैकिंग साउंड हमारे पास आना शुरू हो जाए, और ये हमारा प्राइमरी इमल्शन तैयार हो गया। डिटेल से हम कल डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 1 में। सेकेंडरी इमल्शन का ये मतलब होता है कि उसे डिल्यूट करना है, क्वांटिटी सफिशिएंट, जो फाइनल वॉल्यूम, जैसे हमारी प्रिपरेशन के अंदर फाइनल वॉल्यूम हमारा है जी 120 ml, तो सेकेंडरी इमल्शन का ये मतलब है कि 120 ml फाइनल इमल्शन बना के हम दे दें। तो सेकेंडरी इमल्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि हम क्वांटिटी सफिशिएंट इसके अंदर वाटर ऐड करेंगे और 120 ml फाइनल वॉल्यूम बना के हम दे देंगे। आए इसका कुछ यूज देख लेते हैं। यूज जो है लैक्सेटिव है, कॉन्स्टिपेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो रेडियोग्राफिक या एंडोस्कोपी एग्जामिनेशन है कोलोन की, उसकी प्रिपरेशन में ये इस्तेमाल होता है। इमल्शन जो है वो पेशेंट को एग्जामिन करने से पहले हम कैस्टर ऑयल देते हैं और उसके लिए एग्जामिनेशन के लिए तैयार करते हैं। इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। कैस्टर ऑयल जो है वो सिंपल सा मैकेनिज्म इसका कि वो डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन पे जाके एक्ट करता है और बाउल मूवमेंट बढ़ा देता है। जब बाउल मूवमेंट बढ़ेगी तो क्या होगा, ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट है। कॉन्स्टिपेशन के अंदर बाउल मूवमेंट कम हो जाती है, तो जब बाउल मूवमेंट बढ़ जाएगी तो वो जो फीसिस है वो टाइम पे आएगी, तो एज ए लैक्सेटिव काम करता है। इसे कब लेना बेस्ट होता है, एम्प्टी स्टमक, जब खाली में तो तब लें, और उसके बाद एक गिलास भरा हुआ पानी आप पी लें। इसके अलावा कुछ डॉक्टर इसे जो है वो मिल्क के साथ, यानी कि एक गिलास मिल्क के अंदर जितने आपके वो अभी डोज पढ़ते हैं कि कितनी एज में कितने डालने हैं आपने, तो वैसे आमतौर पर डॉक्टर ये रिकमेंड करते हैं
फॉलो अप वो करें जो आपके डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। करते क्या है ये कि वो कहते हैं कि मिल्क ले लें और उसके अंदर जो 1 2 3 चम्मच आपकी डोज है उसको ऐड करके पी लें और साथ में बाद में 1 गिलास पानी पी लें। अब कौन कौन सी प्रिकॉशंस हैं जो हमने मद्देनजर रखनी है कैस्टर ऑयल इमल्शन को इस्तेमाल के दौरान एज ए फार्मासिस्ट, कि इसका यूज आपने रेगुलर नहीं करना, पेशेंट को रेगुलर यूज पे नहीं लेके आना, ना ही बहुत ज्यादा दे देना। यानी 3 उसके टी स्पून बनते हैं या टेबल स्पून 3 बनते हैं तो आप उसे कहीं 6 ले लें, ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि कुछ वक्त तो आप इससे बड़े अच्छे रिजल्ट ले लेंगे एक्सरसाइज करने से या रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करने, लेकिन कुछ अरसे के बाद बाउल मूवमेंट की जो बेसिक मैकेनिज्म है उसके डिपेंडेंस पैदा हो जाएगी और फिर ये कैस्टर ऑयल भी आपके किसी काम का नहीं रहेगा उस स्पेसिफिक पेशेंट के लिए। दूसरी प्रिकॉशन हमारे पास ये है कि ओवर यूज इस्तेमाल करने से क्या होगा कि हमारे बॉडी के अंदर जो ज्यादा फीसिस जाएगी, ज्यादा मादे खारिज होंगे, जिसकी वजह से वाटर भी लॉस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रोलाइट वो भी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर कम हो जाएंगे। और तीसरी प्रिकॉशन ये है कि कैस्टर ऑयल अगर पेशेंट को पहले से नोजिया और वोमिटिंग है या एब्डोमिनल पेन है, ये तीनों किस चीज की सिम्टम होती हैं? अपेंडिसाइटिस की सिम्टम्स हैं। तो अगर ये इन तीनों में से कोई एक ये तीनों सिम्टम्स मौजूद हैं तो पेशेंट को कैस्टर ऑयल इमल्शन आप इस्तेमाल ना करवाएं एज ए लैक्सेटिव। क्योंकि इससे अपेंडिक्स के फटने का चांस बढ़ जाता है, तो इसके लिए हमें फिर फौरन ऑपरेशन करना पड़ता है। अब आ जाए बात करते हैं जो ऑफिशियली कमर्शियली और ऑफिशियली अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, उसमें कितना कैस्टर ऑयल डाला जा रहा है। टोटल प्रिपरेशन का 35 से 67% जो है वो हम कैस्टर ऑयल डालते हैं, यानी मुख्तलिफ वेरिएशन कंसंट्रेशन की हमें मार्केट में मिलती है। अमाउंट ऑफ जो डोज लेनी है वो कितनी लेनी है, डोज डिपेंड करती है कि आपने उस फॉर्मुलेशन के अंदर कैस्टर ऑयल कितना डाला। हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक ऐसा एमल्शन जिसमें हमने 67% कैस्टर ऑयल डाल दिया है, तो अडल्ट के लिए क्या डोज बनेगी 45 ml यानी 3 टेबल स्पून होंगे। चिल्ड्रन जिनकी 2 से 6 साल एज है उसके लिए 15 ml यानी 1 टेबल स्पून, और 2 साल से अगर कम है तो उसके लिए 5 यानी 1 टी स्पून 5 ml हम जो डोज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं जी। पहला एमसीक्यूज है जी कोल्ड क्रीम इज डैश इमल्शन इन वाटर वाटर इन ऑयल वाटर ऑयल वाटर, ये कल वाला एमसीक्यूज ही है। इसका कोल्ड क्रीम इज अ वाटर इन ऑयल इमल्शन, तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट है दी वेंशिंग क्रीम इज डैश इमल्शन ऑयली वाटर वाटर इन ऑयल वाटर इन ऑयल इन वाटर, वेंशिंग क्रीम ऑयल इन वाटर होता है, तो करेक्ट आंसर इज ए। So do not forget to subscribe my channel, press bell icon to get more and latest videos, share with our student family pharmacy. Thanks for watching। जो हिस्सा बच गया वो इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में आपको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। अल्लाह हाफिज।